हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल काजेज जो रेस्पॉन्सिबल थे बिहाइंड द माइटी रिवोल्ट ऑफ 1857। इस पॉलिटिकल काजेज में आता है फिर सब्सिडरी अलायंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद यहाँ से हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ। इसके बाद एंड में हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये पूरा टॉपिक आज हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल काज से। पॉलिटिकल काज में सबसे पहला आता है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या थी? सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्सिडरी अलायंस को किसने इंट्रोड्यूस किया था। सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। यहां लिखा है लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798, यानी सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने इन 1798। सब्सिडरी अलायंस क्या थी? सब्सिडरी अलायंस एक ट्रीटी थी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के दरमियान एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी को नाम दिया जाता है सब्सिडरी अलायंस। ये ट्रीटी स्टेट क्या करती है? इस ट्रीटी के मुताबिक इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश ट्रूपर्स अपनी स्टेट में मेंटेन करने होते थे, और मेंटेन करने के बाद इन इंडियन रूलर्स को इन्हें अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा देना पड़ता था, या अगर कुछ हिस्सा ना दे पाए तो इनको कुछ पे भी कर सकते थे ये ट्रूपर्स मेंटेन करने में अपनी इस स्टेट में। तो बहुत सारे जो प्रिंसिपल स्टेट्स के रूलर्स हैं ये इसमें पास भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत से रूलर्स फेल हो जाते हैं। वो पे नहीं कर पाते हैं अपनी टेरिटरीज का कुछ आधा हिस्सा, या पे अब इन ब्रिटिश ट्रूपर्स को पे नहीं कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ये ब्रिटिशर्स इन प्रिंसिपल स्टेट्स को अपने अंडर लेते हैं। तो सबसे पहली जो फर्स्ट स्टेट होती है जो साइन करती है सब्सिडरी अलायंस विद ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें आती है हैदराबाद। यहाँ लिखा है हैदराबाद। हैदराबाद फर्स्ट स्टेट बनती है जो साइन करती है सब्सिडरी अलायंस विद ईस्ट इंडिया कंपनी। इस हैदराबाद के रूलर होते हैं निज़ाम अली खान। निज़ाम अली खान, इस निज़ाम अली खान का पूरा असली नाम होता है आसिफ जा सेकंड। ये रूलर ऑफ हैदराबाद होते हैं उस जमाने के, जिस टाइम ये हैदराबाद साइन करते हैं सब्सिडरी अलायंस विद ईस्ट इंडिया कंपनी। और हैदराबाद के बाद फिर बहुत सारी स्टेट्स जो इंडियन स्टेट्स होते हैं, प्रिंसिपल स्टेट्स होती है, वो साइन करती है सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिश। हैदराबाद के बाद बहुत सारी स्टेट्स और आती है। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। इसके बाद अगर हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एक और पॉलिसी लाई थी ब्रिटिशर्स ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई थी लॉर्ड डलहौसी ने। लॉर्ड डलहौसी लाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एनेक्सेशन पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये पॉलिसी स्टेट करती थी कि अगर किसी प्रिंसिपल स्टेट के रूलर को अपना कोई सन नहीं है तो उसके एडॉप्टेड सन को एज ए प्रिंस ट्रीट नहीं किया जाएगा, बल्कि उस एडॉप्टेड सन को ब्रिटिशर्स सैलरी पे करेंगे और उसकी टेरिटरी सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आएगी। इस जालिमाना पॉलिसी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सी टेरिटरीज अपने अंडर की, जिनमें सबसे पहले आता है सतारा, महाराष्ट्र। ये 1848 में फर्स्ट स्टेट बनती है टू बी कैप्चर्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी सतारा के बाद और भी बहुत सारी स्टेट्स आते हैं, यहाँ पे लिखा है। तो सतारा के उस टाइम के रूलर होते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ की डेथ हो जाती है और फिर उनके एडॉप्टेड सन होते हैं। ब्रिटिशर्स उनके एडॉप्टेड सन को एज ए प्रिंस ट्रीट नहीं करते हैं। एज ए रिजल्ट ये सतारा फर्स्ट स्टेट बनती है टू बी कैप्चर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
सतारा के बाद एक और स्टेट आती है, स्टेट का नाम है जितपुर यूपी। ये कैप्चर हो जाती है अंडर डॉक्टर ऑफ लैपस इन 1849। इसके बाद संबलपुर ओडिशा, ये भी कैप्चर हो जाती है 1850 में। बगत ये भी 1850 में। उदयपुर 1852 में। और झांसी 1853 में कैप्चर हो जाती है अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैपस। तो अवध जो होती है, अवध 1856 में एनेक्स हो जाती है। किसके द्वारा? डलहौसी के द्वारा। डलहौसी अवध को 1856 में एनेक्स करते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसरूल। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसरूल में ये अवध जो होती है इसको एनेक्स करते हैं लॉर्ड डलहौसी इन 1856 में। अब हम देखेंगे डिफरेंट लीडर्स जो होते हैं, और जो डिफरेंट लीडर्स जो होते हैं इस एसोसिएट इस रिवोल्ट ऑफ 1850 से, उन्हीं डिफरेंट लीडर्स के मुतालिक हम देखेंगे वो किस प्लेस से थे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे तो पहले आता है यहाँ बारकपुर। बारकपुर से थे मंगल पांडे। उसके बाद दिल्ली से, दिल्ली की बात अगर की जाए तो बहादुर शाह सेकंड, बखत खान चीफ एडवाइजर होते हैं बहादुर शाह सेकंड के। इसके बाद लखनऊ की बात अगर हम करेंगे, लखनऊ से बेगम हजरत महल बिजरिस कादिर थे। कानपुर की बात अगर हम करेंगे नाना साहिब राव साहिब तांतिया टोप। झांसी की बात अगर हम करेंगे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद बिहार जगदीशपुर की अगर हम बात करेंगे, कंवर सिंह और अमर सिंह मशहूर थे। इलाहाबाद एंड बनारस की बात अगर हम करेंगे, मौलवी लियाकत अली। फैजाबाद की बात करेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला। आसाम की बात अगर हम करेंगे तो आसाम से कौन थे? आसाम से थे कंदा परेश्वर सिंह। राजस्थान की बात अगर हम करेंगे, राजस्थान से थे जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। इसके बाद मथुरा की बात अगर हम करेंगे, मथुरा से देवी सिंह और कदम सिंह। इनसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम में। यहाँ से एमसीक्यू आते हैं हर किसी एग्जाम में। बेहतर है कि हम इनसे डीपली हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे और याद भी रखेंगे। और इसके बाद जो ये रिवोल्ट होता है, ये रिवोल्ट पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो जाता है, ये रिवोल्ट फेल हो जाता है। इसके बहुत सारे काज रहते हैं इसके फेलियर के। अगर हम कुछ काजेस की बात करेंगे, सबसे पहला काज अगर हम देखेंगे तो इसमें लैक ऑफ यूनिटी और पुअर ऑर्गेनाइजेशन जो रिवोल्ट की होती है, ये सबसे पहला काज बन जाता है बिहाइंड द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। इसके बाद अगर हम देखेंगे, इंडिया के बहुत सारे रूलर्स होते हैं। अगर हम किसी के नाम अगर हम देखेंगे, निज़ाम एक रूलर था, होलकार्स थे। ये कुछ रूलर थे जो इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स को ओपनली सपोर्ट करते थे, फुल सपोर्ट किया इन्होंने। तो ये भी एक कारण बना बिहाइंड द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद अगर हम देखेंगे, मिलिट्री इक्विपमेंट जो रिबेल्स के थे वो इन्फीरियर थे, ये भी एक कारण बना। एक लास्ट काज की अगर हम बात करेंगे, मैंने कुछ काजेज आपको बताए, लास्ट काज में बताऊंगा। ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये कंसंट्रेटेड था ओनली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ये पूरे इंडिया में फैला नहीं था, ये खाली कंसंट्रेटेड था ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये कुछ काजेज थे बिहाइंड द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। ये रिवोल्ट फिर आखिर में फेल हो जाता है। लेकिन इस रिवोल्ट ऑफ 1857 की सिंबल की अगर बात करेंगे तो सिंबल था लोटस एंड चपाती। इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ रिजल्ट्स भी आते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट्स भी आते हैं। तो हमने काजेज देखे, अब रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज बहुत आते हैं। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ब्रिटिशर्स जो होते हैं ये एक एक्ट पास करते हैं। एक्ट का नाम रखते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1861। ये एक्ट पास करते हैं कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। ये एक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 स्टेट करता था कि कोई भी पर्सन, चाहे इंडियन हो या यूरोपियन हो, ये किसी ऑफिस में अपॉइंट हो सकता है बशर्ते कि इसने इंडिया में कम से कम 7 साल गुजारे हो। इसके बाद ये ब्रिटिशर्स एक और एक्ट पास करते हैं। इस एक्ट ऑफ 1857 के बाद उस एक्ट का नाम रखते हैं गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट 1858, ये एक्ट भी पास हो जाता है और इस एक्ट को नाम दिया जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। क्यों इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस नाम दिया जाता है? क्योंकि इस एक्ट ने बहुत कुछ किया। इस एक्ट ने एबॉलिश किया, सबसे पहली बात, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये एक्ट एबॉलिश करता है। ये एक्ट एबॉलिश करता है इंटरफेरेंस इन एनी रिलीजन और प्रोविजन ऑफ स्टेटस ऑफ इक्वलिटी। यही कुछ जहन में रखते हुए इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहते हैं। और इस एक्ट में और क्या हुआ था? इस एक्ट ने एबॉलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी को और ट्रांसफर किए पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज और रेवेन्यूज किसकी तरफ? ब्रिटिश क्राउन की तरफ। वहाँ हमें मालूम है कि वहाँ लंदन में उस वक्त की क्वीन होती है, क्वीन विक्टोरिया। ये सारा पावर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर था, ये सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाता है किसकी ओर? ब्रिटिश क्राउन की ओर। और जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ये गवर्नर जनरल की जो पोस्ट होती है, इसको चेंज करती है वाइसराय में। कब करते हैं? इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 में ये सारा कुछ लिखते हैं। और फर्स्ट वाइसराय बन जाते हैं इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक को खत्म किया है। उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को पूरा अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं आपसे किसी एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। बाय।